हम स्टार्ट करते हैं थ्रूपुट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मॉडर्न कंपनी प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट। मॉडर्न कंपनी है वो 3 प्रोडक्ट बनाती है बेटा। 3 प्रोडक्ट कौन कौन से बताती है? प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। सेलिंग प्राइस बता रखा है 120, 110 और 130। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, मैक्सिमम डिमांड भी दे रखी है और ये बता रखा है टाइम रिक्वायर्ड ऑन बोटलनेक रिसोर्स। बोटलनेक रिसोर्स का कितना टाइम अवेलेबल है? बोटलनेक रिसोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? बोटलनेक रिसोर्स का मतलब होता है वो वाला रिसोर्स जो सबसे ज्यादा लिमिटेड है, मतलब जिस रिसोर्स के बेस पे हमें डिसीजन लेना है। कैलकुलेट द ऑप्टिमम मिक्स बेस्ड ऑन द थ्रूपुट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। चलिए साहब, बस ये सेम वैसा ही की फैक्टर वाला क्वेश्चन है, बस करना कैसे है, हमें इसे करना है थ्रूपुट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले निकालते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। सेल्स, सेल्स कितना कितना बता रखा है? सेल्स बता रखा है 120, 110, 130। 120, 110 एंड 130 माइनस मेटेरियल कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट कितना है बेटा? मेटेरियल कॉस्ट है 60, 70, 85। 60, 70 और 85। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। 60, 40 and 45 divided by bottleneck resource time पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में बोटलनेक रिसोर्स का कितना टाइम लगता है? दैट इज 5, 4 एंड 3। तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ बोटलनेक रिसोर्स। कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ बोटलनेक रिसोर्स कितना आ गया साहब? ये हो गया 12, ये हो गया 10 और ये हो गया 15। इसके बेस पे क्या दे दीजिए? इसके बेस पे रैंकिंग दे दीजिए। दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ जी, कुछ भी नहीं करना था, बस कंट्रीब्यूशन जो पहले नॉर्मल कंट्रीब्यूशन निकालते थे, यहां पे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकालना है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स।
ऑप्टिमम मिक्स के लिए टोटल कितने आवर्स अवेलेबल थे? टोटल आवर्स अवेलेबल है 3,20,000 आवर्स। टोटल आवर अवेलेबल है 3,20,000 आवर्स। अब इसके लिए सबसे पहला रैंकिंग था सी का, तो सी प्रोडक्ट बनाते हैं। सी प्रोडक्ट की मैक्सिमम डिमांड है 40,000। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 1,20,000। सेकंड रैंकिंग है ए का। ए की मैक्सिमम डिमांड है 30,000। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1,50,000। कितने आवर्स बाकी रह गए? 50,000। इन 50,000 से क्या बनाएंगे? बी बनाएंगे। बी की 1 यूनिट बनाने में 4 आवर्स लगते हैं। ये लीजिए सर, ये आपका था थ्रूपुट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है सभी को? तो थ्रूपुट कॉस्टिंग में देखिए 3 तरह की चीजें देखी हमने। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। उसके बाद हमने बॉटलनेक का कॉन्सेप्ट समझा कि बॉटलनेक का मतलब क्या होता है, और फिर हमने कहा कि बॉटलनेक से ऑप्टिमम मिक्स कैसे निकाला जाता है। यह आपका पूरा कॉन्सेप्ट था थ्रूपुट कॉस्टिंग का। अब स्टार्ट करते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बेटा, एक मिनट वेट कीजिए। चलिए बेटा, अब हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बेटा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बेटा, आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटर में एक चैप्टर पढ़ा होता है। आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़ा होता है कैपिटल बजटिंग। पढ़ा है सभी ने? कैपिटल बजटिंग में हम क्या किया करते थे? कोई बता सकता है कि कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में हम क्या करते थे? कोई बताएगा?
आराम से माइक पे बोलना चाहे माइक पे बता सकता है, कैसे बताइए। अच्छा माइक म्यूट है, ओके ओके, एक सेकेंड। अब बोल सकते हैं आप बेटा, अपना माइक कन्म्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? कोई भी स्टूडेंट्स कि व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? आप पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं बेटा कैपिटल बजटिंग के बारे में? सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितना अमाउंट चाहिए। अच्छा वो कैपिटल बजटिंग में बताते थे, नहीं तो सर किसी प्रोजेक्ट नहीं। वो तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सोचते हैं कि हम बिजनेस में पैसा कहां से लाके लगाएंगे, हमारी कॉस्ट सबसे कम आए। और कोई बेटा? सबने चैप्टर पढ़ा है कैपिटल बजटिंग का? सर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिटरमाइन करने का काम आता है कैपिटल। फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, नहीं शुभम आपने क्या बोला, मैं सुन नहीं सर पाया। लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं में? ना सर, लॉन्ग टर्म हाँ, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हेल्प करने में काम आता है कि हम कितना तो हेल्प इन्वेस्टमेंट कर करने सकते में कैसे, मतलब हेल्प किस तरह की? हैं। सर हम बजट बजट डिसाइड कर सकते हैं कि हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना इन्वेस्टमेंट करके कहाँ तक रिटर्न मिल सकता है। हाँ नहीं यार, ये भी नहीं कर पाए। स्टार्ट सही किया था लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और कोई? सर हाँ सर कैपिटल बजटिंग वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम आज कितना इन्वेस्ट करें कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर प्रॉफिट है, जो हम रिटर्न निकालते हैं, हमें पता चल सके कि हम आज कितना इन्वेस्ट करें, उसकी प्रेजेंट नहीं, आने वाले वो तो फ्यूचर टाइम प्रॉफिट वैल्यू की ऑफ मनी होता प्रेजेंट। है बेटा। केवल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ निकालना तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि हाँ आज के 10 साल बाद मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, तो आज में कितना पैसा, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कैपिटल बजटिंग में, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैपिटल बजटिंग नहीं होती। एक्चुअली ये चैप्टर पूरा कैपिटल बजटिंग है, बस नाम चेंज है। सर ये डिटरमाइन मिलता है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं फ्यूचर में। अच्छा, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। ओके ठीक है, ये कुछ हद तक सही है। और कोई भी ये जवाब देना चाहेगा बेटा? मतलब एग्जैक्ट नहीं है बट इससे मिलता जुलता है। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि हाँ ये फिर भी सही है। और कोई? सर प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने में भी काम आता है। जिस तरीके से बिजनेस में जो प्लांट एंड मशीनरी होती है हम उसको परचेज करें या फिर उसको अरे यार, अपन। परचेज करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल बजटिंग कैसे काम आएगा? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे काम आता है। सर वो देखो, हाँ हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो काम तो आएगा। समृद्धि, इवेल्युएट एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ओके वेरी गुड। हाँ शिवम, क्या बताऊं। चलिए देखिए बेटा,
कैपिटल बजटिंग आपको क्या कहता है? कैपिटल बजटिंग कहता है कि जो आप आज कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी असेट में, किसी कैपिटल असेट में, तो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? क्या आपको वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? क्या आप उससे रिटर्न कमा पाएंगे? क्या वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? वो ये कहना चाहता है, कैपिटल बजटिंग ये कहना चाहता है कि किसी इन्वेस्टमेंट को करना आपके लिए फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है, ये बताता है। मतलब वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए काम में आने वाली टेक्निक है। वो क्या कहता है? कैपिटल बजटिंग दो तरह की बातें कहता है। कैपिटल बजटिंग इवेल्युएट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कि आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस इन्वेस्टमेंट की आज की वैल्यू कितनी है और उससे जो रिटर्न आने वाला है उसकी आज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो उन दोनों में कंपैरिजन। आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट भी यूज करता है। क्लियर है सभी को? इसके लिए जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेथड होता था, आपने सभी ने निकाला है, उसे हम कहते थे एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। हम ये कहते थे साहब, अगर आप कोई प्लांट, मशीनरी या फिर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, जिसे आप कहा करते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, उससे फ्यूचर में कितना रिटर्न आ जाएगा हमारे पास, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से ज्यादा है, मतलब आपकी एनपीवी पॉजिटिव है, तो आप उसे कहते थे साहब ये फेवरेबल है। और अगर आपकी एनपीवी माइनस में आती है, मतलब इनफ्लो कम है, तो आप कहते थे ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझे? यही काम किया करते थे आप कैपिटल बजटिंग में। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये भी एक ही बात करता है। अब वहां पे हम कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों की बातें किया करते। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं बेटा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई इनफ्लो से कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन अगर वो केवल आउटफ्लो की कैलकुलेशन करना चाहिए, वो कहता है कि साहब मुझे ये काम, क्योंकि वहां पे हम डिसीजन लेते थे कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं आपसे एक डिसीजन चाहता हूं कि मुझे इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन मैं ए मशीन में करूं या मैं बी मशीन में करूं, तो क्या मुझे ये निकालने के लिए इनफ्लो निकालने की भी जरूरत है या मैं केवल आउटफ्लो से भी निकाल सकता हूं? मैं कहता हूं साहब मैं निकाल लेता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कितनी आने वाली है। क्या मैं नेट कॉस्ट निकाल लूं? दो ऑप्शन है साहब मेरे पास, दो मशीन है, दोनों मशीन की लाइफ 10 साल है, मुझे 1,50,000 रुपए में मिलती है, लेकिन उनके ऑपरेटिंग खर्चे अलग अलग है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करके बताइए, तो क्या जिसकी कॉस्ट सबसे कम आती है क्या मैं उसको भी चूज कर सकता हूं? क्योंकि काम तो मुझे करना ही है, काम तो मुझे करना ही है। मुझे दो में से, यहां ये डिसीजन नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना,
मैं कहता हूं मुझे इन्वेस्टमेंट करना तो है, अब मैं ए में करूं या मैं बी में करूं, और दोनों एक जैसा ही काम करने वाली है, तो जिसकी कॉस्ट कम आएगी हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पता है बेटा प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है, नहीं एक्चुअली देखो बेटा अंशु, मैं कहता हूं कि मेरा प्रोडक्शन 10,000 यूनिट ही होने वाला है। आप कहते हो कि आप मशीन चाहे ए से प्रोडक्शन करें चाहे मशीन बी से प्रोडक्शन करें, आपका प्रोडक्शन होगा 10,000 यूनिट, मतलब जो आपका इनफ्लो आएगा वो सेम आएगा। तो मैं कहता हूं कि मैं क्यों इनफ्लो निकालूं, मैं तो उस वाली मशीन का कॉस्ट निकाल लेता हूं जो मशीन मेरे लिए सस्ती पड़ेगी, क्योंकि मेरा इनफ्लो तो सेम आने वाला है। तो इसलिए जब आपको काम करना ही है, अब आप कहते हो कि एक मशीन की कैपेसिटी है 50,000 यूनिट, एक मशीन की कैपेसिटी है 40, बेटा मेरी सेल की यूनिट 30,000 है, तो मुझे तो 30,000 ही सेल करनी है, मतलब इनफ्लो मेरे पास सेम आएगा। तो जब इनफ्लो सेम आएगा तो मैं इनफ्लो क्यों कैलकुलेट करूं, मैं तो केवल कॉस्ट से भी काम कर सकता हूं। या मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि क्या केवल आपको कॉस्ट का डेटा दिया हुआ हो तो क्या आप डिसीजन नहीं ले सकते? आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको केवल कॉस्ट का डेटा, या हम ये मान के चलते हैं कि भाई उनका इनफ्लो सेम है, या हमें बता दिया जाता है कि इनफ्लो सेम है। जब तक हमें इनफ्लो अलग अलग नहीं बताया, केवल कॉस्ट का डेटा दे रखा है, मतलब इनफ्लो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, इनफ्लो दोनों का सेम है। डन? अंशु क्लियर है? ओके चलिए बेटा, तो अब मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है? सबसे पहला चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? क्या आप प्रेजेंट वैल्यू के बारे में सही से समझते हैं क्या? व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है? क्या आप प्रेजेंट वैल्यू के बारे में समझते हैं? कोई भी बोल के बता दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर फ्यूचर में मिलने वाले कैश की आज वैल्यू कितनी है उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में मिलने वाले कैश की आज वैल्यू कितनी है? क्या फ्यूचर में पे करने वाले कैश की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती क्या? पेमेंट की है सर, उसकी भी निकाली जा सकती है। उसकी भी निकाली जा सकती है। तो हम कहते हैं कि भाई फ्यूचर में होने वाले इनफ्लो या फ्यूचर में होने वाले आउटफ्लो की आज की वैल्यू कितनी है, वो कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन बेटा मैं आज की वैल्यू से मतलब नहीं समझा। एक 100 रुपए का नोट है तो वो आज भी 100 रुपए का ही है, और उसको एक साल बाद भी जेब में से निकाल के देखोगे तो वो 100 रुपए का ही रहेगा, 100 में ही चलेगा। इसमें एग्जांपल से बताता हूँ, मैं आपको आज 100 रुपए देता हूँ या मैं आपको एक साल बाद 100 रुपए देता हूँ, आप बोलोगे आज दे दे, क्योंकि आज इन्वेस्ट करके आज आप कमा भी लोगे उससे, तो वही फर्क है। सही बात है, यही मैं कहना चाहता हूं कि डेट इज कि आज के एक साल बाद अगर आपके पास आज कोई 100 रुपए है और आज के एक साल बाद जो 100 रुपए है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस 100 रुपए को जिस कॉस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कहां से, तो बोले उस पैसे का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, दोनों बातें बोल सकते हो, क्योंकि जिसको पैसा लगाना है वो तो क्या कहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको पैसा मिलने वाला है वो कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम दोनों बातें कहते हैं कि साहब जिस पैसे की कॉस्ट ऑफ कैपिटल या जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रेट है, उस रेट से आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। मैं कहता हूं साहब आज मेरे पास 100 रुपए हैं और उन पैसे को अगर मैं 10% की रेट पे इन्वेस्ट कर देता हूं तो आज से एक साल बाद मेरे पास 110 रुपए हो जाएंगे। तो जो आज 100 रुपए है
या ऐसा कहना चाहूं कि जो आज के 1 साल बाद 110 रुपए है, अगर आज की आप उनकी वैल्यू पूछो तो साहब आज मैं कहूंगा 100 रुपए। जो पैसा मुझे 1 साल बाद मिलने वाला है 110 रुपए, तो मैं किसी को ऐसा भी कह सकता हूं कि आज 100 रुपए दे दीजिए, वो 1 साल बाद के 110 रुपए के ही बराबर है, क्योंकि उस पैसे को अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे वैसे भी 110 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो किस वजह से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है? आप कह सकते हो सिंपली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या आपको ड्यू टू इंटरेस्ट रेट। ड्यू टू इंटरेस्ट, पैसे का जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि साहब प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। क्लियर? इस बात में किसी को कंफ्यूजन नहीं है? पक्का? तो पहली चीज जो होती है बेटा, जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन पढ़ रहे हैं, मैं एनपीवी की बात कर रहा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो सबसे पहली चीज होती है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू निकालना। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या कोई दो ऐसे प्रोजेक्ट को भी आपस में इवेल्युएट किया जा सकता है क्या, जिनका लाइफ साइकिल अलग अलग, जिनकी लाइफ अलग अलग? मतलब एक प्रोजेक्ट की लाइफ है 10 साल, एक मशीन की लाइफ है 10 साल, एक मशीन की लाइफ है 5 साल। आपको उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, तो क्या आप एनपीवी निकाल के उनको कंपेयर कर सकते हैं? जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी उससे आप कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, क्या आप कंपेयर तो कर सकते हैं क्या, या कंपेयर ही नहीं कर सकते, उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है? सर एनपीवी से तो नहीं होता, बट एक अलग मेथड होता है इसके लिए। क्या बोलते हैं उस मेथड को, नाम पता है आपको? सर एवरेज लाइफ साइकिल मेथड शायद। क्या? वापस से बोलो, सही बोल रहे हो? एवरेज लाइफ साइकिल मेथड। एवरेज लाइफ साइकिल नहीं, नाम गलत है, आप थोड़ा सा कम समझ रहे हो। नहीं, एआरआर नहीं होता बेटा, एआरआर नहीं होता। ध्यान से सुनिए, चलिए। एक मेथड होता है बेटा, एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं EANPV। तो इस EANPV का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे हम कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट का लाइफ है 5 इयर्स, एक प्रोजेक्ट का लाइफ है 10 इयर्स। तो सबसे पहला काम आपको इनका एनपीवी तो निकालना ही है। मान लीजिए इसका एनपीवी आया 10,000, इसका एनपीवी आया 25,000, लेकिन बेटा यहां हम 10,000 कमा रहे हैं 5 साल में, प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू, और यहां हम 25,000 कमा रहे हैं 10 साल में। तो पता है ये क्या कहता है? ये कहता है कि इनको बराबर लाओ। अभी तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। एक कह रहा है 5 साल का जो प्रोजेक्ट है उससे 10,000, 10 साल का जो प्रोजेक्ट है, लाइफ अलग अलग है, तो कैसे पता लगा सकते हो? नहीं, इन दोनों में अभी भी बेस सेम नहीं है, तो बराबर तो करना पड़ेगा। तो ये कहता है इसे डिवाइड कर दो क्यूमुलेटिव फैक्टर से। ये पैसा 5 साल का पैसा है, तो 5 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड करो। ये पैसा 10 साल का है, तो जो आपने फैक्टर काम में लिया था वो 10 साल से डिवाइड करो, तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा EANPV, मतलब इक्विवेलेंट एनुअल। 5 साल में जो आप पैसा कमा रहे हो, तो
तो एनुअल कितना पैसा कमा रहे हो, 10 साल में जो पैसा कमा रहे हो तो एनुअल प्रेजेंट वैल्यू कितनी कमा रहे हो। अब मैं कहता हूं कि 5 साल वाले प्रोजेक्ट की एनुअल प्रेजेंट वैल्यू है 2000 रुपए, 10 साल वाले प्रोजेक्ट की एनुअल प्रोजेक्ट वैल्यू है 1950। इसका मतलब ये जो 25,000 की प्रेजेंट वैल्यू आप 10 साल में कमाने वाले थे, एक साल का एवरेज कितना है, बोले 1950। यहाँ पे एक साल का एवरेज कितना है, बोले 2000। तो हम कहेंगे दिस इज मच बेटर। हमने क्या किया है, पहले हमने दोनों प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो को मैनेज किया। इनफ्लो को देखा तो पता चला इसमें 10,000 रुपए का प्रेजेंट फायदा है, इसमें 25,000 का प्रेजेंट फायदा है, लेकिन ये 25,000 की प्रेजेंट वैल्यू का पूरा फायदा होने में 10 साल लगेंगे, ये 10,000 रुपए का फायदा होने में 5 साल लगेंगे। तो मैंने कहा ऐसा करके बताओ, क्योंकि ये दोनों फायदों का लाइफ अलग अलग है तो इनकी लाइफ को भी बराबर करना पड़ेगा। तो इस 10,000 की एक साल की वैल्यू कितनी है और इस 25,000 की एक साल की वैल्यू कितनी है, इसके लिए आपको इसको 5 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड कर देना है, इसको 10 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो क्या आ गया, इक्विवेलेंट एनुअल, दोनों का एक साल का वैल्यू आ गया। वो वैल्यू जिसका ज्यादा हो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब जिसने एनपीवी पढ़ा था तो एनपीवी का काम वैसा का वैसा करना है, कोई चेंज नहीं करना। जैसे आप एनपीवी निकालते थे पहले, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो आपके पास एनपीवी आ जाएगा। उस एनपीवी को क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, और ये केवल तभी लगता है जब लाइफ अलग अलग हो। अगर लाइफ सेम है तो फिर तो एनपीवी ही डिसीजन दे देता है। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने तो आपको कहा साहब, मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि इनफ्लो निकालो ही मत। मेरा जो क्वेश्चन होगा कॉस्टिंग वाले डिपार्टमेंट में, जो क्वेश्चन होगा वो कहेगा हमें रिटर्न से मतलब ही नहीं है, इनफ्लो मत निकालो। तो मैंने कहा आप क्या निकालना चाहते हो, वो कहना चाहता है हम नेट कॉस्ट निकालना चाहते हैं। जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, वो कहता है हम तो नेट कॉस्ट निकालते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर दोनों मशीन की लाइफ अलग अलग हो तो इसमें उनको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें उनको निकालना पड़ेगा EANC। आपने जो कॉस्ट निकाली है वो 5 साल की निकाली है, आपने जो कॉस्ट निकाली है वो 10 साल की निकाली है, हमें यहां क्या निकालना पड़ेगा, 1 साल। आपके पास जो क्वेश्चन होते थे ना बेटा कैपिटल बजटिंग में, वो क्वेश्चन बड़े इजी होते थे। उन क्वेश्चन में एक बात कही जाती थी कि शुरू में एक मशीन खरीद लो 10 लाख रुपए की, फिर हर साल आपको कैश इनफ्लो बताया हुआ होता था, आपको हर साल क्या उस मशीन पे दोबारा कोई पैसा नहीं लगेगा, क्या जो वो मशीन हमने परचेज की है उस मशीन पे दोबारा कोई कॉस्ट नहीं आएगी, लगेगा सर, लगती है, लगती है। लेकिन वहां बहुत रेयर किसी क्वेश्चन में आपको दोबारा कॉस्ट दी जाती है। हम जब यहाँ पढ़ रहे होते हैं तो हम जब यहाँ पढ़ रहे होते हैं, अब हमें निकालना ही क्या है, कॉस्ट। वो कहेगा शुरू में मशीन खरीदो 50,000 की, फिर पहले साल उस पर इतना खर्चा होने वाला है, दूसरे साल इतना खर्चा होने वाला है, 4 साल बाद उसका रिपेयरिंग होने वाला है, 6 साल बाद उसका ओवरऑलिंग होने वाला है। मतलब उस मशीन की लाइफ में आपको अलग अलग टाइम पे होने वाले खर्चे दिए हुए होंगे, उन खर्चों की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है नेट कॉस्ट या नेट प्रेजेंट कॉस्ट। ठीक है, अब अगर दो मशीन की लाइफ अलग अलग है तो क्या नेट कॉस्ट से आप डिसीजन दे पाओगे, नेट कॉस्ट से हम डिसीजन नहीं दे पाएंगे। जिसकी लाइफ कम है हो सकता है उसकी कॉस्ट कम आ रही होगी, जिसकी लाइफ ज्यादा है उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी। तो हमें डिसीजन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिसीजन देने के लिए EANC निकालना पड़ेगा। क्लियर, EANC
सी। ठीक है, चलिए बेटा, तो EANC एक क्वेश्चन समझते हैं, पहले एक क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसके बारे में जो लिखने की बात होगी, जो करने की बात होगी, वो हम लिखेंगे। फटाफट से मैं आपको एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, फटाफट से वही देख लीजिएगा। पहले एक ही क्वेश्चन भेज रहा हूं, केवल एक क्वेश्चन, फिर हम इसके पूरे नोट्स देखेंगे प्रॉपर्ली। केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझना है, करेंगे उसको डिटेल से कल से। केवल एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है। जस्ट ए मिनट, आपको केवल उस क्वेश्चन को रीड आउट करना है, आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन भेज दिया मैंने, मिला सभी को? आराम से ओपन कर लीजिए, 2 मिनट देता हूं मैं आपको। सेफाली यस, ओके। हर्षित यस, ओके। सभी ने निकाल लिया बेटा क्वेश्चन? अंशु यस सर, सेफाली यस। किसी के पास मॉडल है तो मॉडल में ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। A to Z PLC, PLC का मतलब कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे अपन यहाँ P लिमिटेड बोलते हैं, वैसे अदर किसी कुछ कंट्रीज में PLC कहते हैं। ठीक है, A to Z PLC supports the concept of Tero technology or life cycle costing for new investment decision covering its engineering activity. The financial side of the philosophy is now well established and its principle extended to all other area of decision making. ठीक है, अभी तक तो ऐसे ही बात की है। The company is to replace a number of its machine. कंपनी अपनी कुछ मशीन को रिप्लेस करना चाहती है, मतलब चेंज करना चाहती है, तो उसके लिए उसे नई मशीन चाहिए। द प्रोडक्शन मैनेजर इज टॉर्न बिटवीन, फंसा हुआ है, द मशीन बिटवीन द एक्स मशीन, ए मोर एक्सपेंसिव मशीन। एक्स मशीन है जो बहुत एक्सपेंसिव मशीन है, लेकिन उसका लाइफ है 12 इयर्स। ठीक है, एंड द वाई मशीन विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 6 इयर्स। एक्स मशीन का लाइफ है 12 इयर्स, वाई मशीन का लाइफ है 6 इयर्स, मतलब दोनों का लाइफ अलग अलग है। If the Y machine is chosen, it is likely that it would be replaced at the end of 6 years by another Y machine. ठीक है, तो ये कहता है अगर Y मशीन को चूज किया है तो आपको पहली Y मशीन को 6 साल बाद उसकी जगह दूसरी Y मशीन लगा दोगे। यही तरीका है भैया, तो एक एक्स मशीन खरीद लो 12 साल के लिए, या फिर एक वाई मशीन खरीदो
6 महीने बाद, 6 साल बाद दोबारा वो एक वाई मशीन खरीद लो। द पैटर्न ऑफ द मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट डिफर्स बिटवीन टू टाइप ऑफ मशीन। अब एक्स मशीन परचेज करते हैं तो आज 19,000 लगते हैं, वाई मशीन परचेज करते हैं तो 13,000 लगते हैं। ट्रेड इन वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, मतलब जब इस मशीन को बेचेंगे लास्ट में, एक्स मशीन को 12 साल बाद बेचेंगे तो 3,000 रुपए मिलेंगे, वाई मशीन को 6 साल बाद कबाड़ी में बेचेंगे तो 3,000 रुपए मिलेंगे। एनुअल रिपेयर कॉस्ट, हर साल रिपेयरिंग पे 2,000 रुपीज खर्च होते हैं एक्स में, 2,600 रुपीज खर्च होते हैं वाई में। ओवरऑलिंग कॉस्ट, एक्स मशीन में 8 इयर्स के बाद एक ओवरऑलिंग करानी पड़ती है, मतलब पूरी मशीन में रिपेयरिंग करवानी पड़ती है 4,000 की। वाई मशीन में ये करवाना पड़ता है 4 इयर्स के बाद में। एस्टिमेटेड फाइनेंसिंग कॉस्ट ओवर मशीन लाइफ, एक्स मशीन में 10%, वाई मशीन में 10%, ये दोनों में सेम ही है फाइनेंसिंग कॉस्ट, क्योंकि आप लोन चाहे एक्स के लिए लो चाहे वाई मशीन के लिए लो, लोन की इंटरेस्ट रेट तो बराबर ही होती है, बैंक की इंटरेस्ट रेट तो बराबर ही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको नेट प्रेजेंट कॉस्ट निकालनी है एक्स मशीन की। एक्स मशीन की निकालेंगे 12 इयर्स के लिए, वाई मशीन की निकालेंगे 6 इयर्स के लिए, तो वो आपकी आ जाएगी नेट कॉस्ट। लेकिन प्रॉब्लम है, वाई मशीन की जो कॉस्ट आई है वो 12, एक्स मशीन की जो कॉस्ट आई है वो 12 इयर्स की आई है, और वाई मशीन की जो कॉस्ट आई है बेटा वो 10 इयर्स 6 इयर्स की आई है। अब आपको उसे इक्विवेलेंट लेवल पे लाना है, मतलब एक्स मशीन की कॉस्ट को 10 इयर्स के फैक्टर से डिवाइड कर देना है, सॉरी 12 इयर्स के फैक्टर से डिवाइड कर देना है, और वाई मशीन की कॉस्ट को 6 इयर्स के क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो इसके बाद जो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी वो कॉस्ट आ जाएगी इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट। मतलब आप एक्स मशीन लगाते हो 12 इयर्स के लिए तो 1 साल की आपकी प्रेजेंट कॉस्ट कितनी पड़ती है, वाई मशीन लगाते हो 6 इयर्स के लिए तो भी 1 साल की कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो अब हमने दोनों की 1 साल की कॉस्ट निकाल ली और 1 साल की कॉस्ट निकाल ली, मतलब वो एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट है। वो वही वाली बात है कि एक साथ 100 रुपए वाली चीज है, एक 50 रुपए वाली चीज है, दोनों की लाइफ अलग अलग, तो दोनों को निकाल लीजिए कि दोनों में 1 साल का कितना खर्चा आता है। क्लियर? तो ये काम आपको करना है। अब मैं आपको केवल इतना काम देना चाहता हूं आज के लिए, आप सबने मुझे केवल ये चेक करना है कि क्या आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट याद है। आपको ये जो भी कॉस्ट दी हुई है, आपको एक्स मशीन की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, केवल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और आपको वाई मशीन का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो, मतलब स्क्रैप वैल्यू जो आए उसको माइनस कर, ठीक है। तो वो आपको निकालना है। EANC उनको क्यूमुलेटिव फैक्टर को डिवाइड करके हम कल निकालेंगे। तो आज केवल आपको इस चैप्टर का मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि चैप्टर क्या है, कल से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। हमें 2 दिन इस चैप्टर में लगेंगे। क्लियर है? एक कल की क्लास लगेगा, एक परसों का क्लास लगेगा। डन? आज के लिए इतना ही। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा मुझे 2 दिन से दिक्कत है बोलने में, ठीक है। थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है तो मैं कंटिन्यूसली इतना ही बोल पाऊंगा। कल से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए बेटा मैं आज इसके नोट्स भी आपको भेज देता हूं। कल अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बहुत इजी सा चैप्टर है, केवल कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट है जो एक यहाँ पे हमें कॉस्ट में लगा के बताया गया है कि अगर आपको कॉस्ट निकालनी हो तो आप कैसे अप्लाई करें, ठीक है। दैट इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनेगा जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार थ्योरी में पूछ लिया जाता है, जो आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी पढ़ा हुआ होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज कौन कौन से होते हैं,
किसी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल। ठीक है सर, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। CFR की क्लास सेम टाइम पे है। डन, क्लियर। थैंक यू सो मच।